अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असम में सीएबी प्रोटेस्ट में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। जाहिर सी बात है कि हमारा पूरा मुल्क इस टॉपिक पर एक पेज पर नहीं है। इंडिया की भलाई और तरक्की के लिए सीएबी और एनआरसी के ताल्लुक से मैं आपके सामने चंद बातें रखना चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। मेरी रिक्वेस्ट यह है कि मेरे पैगाम पर गौर करें, मेरे रिलीजन को देखे बगैर। एक मिसाल से शुरू करते हैं। अगर आपको यह डर है कि चोर आपके घर में आ सकता है तो आप क्या करेंगे? सिक्योरिटी कैमरा लगाएंगे, सिक्योरिटी डोर लगाएंगे, वॉचमैन लगाएंगे, अपनी सेफ्टी के मेजर्स लेंगे। क्या कोई शख्स यह करेगा कि अपने बीवी और बच्चों को जेल में जाके जमा कर दे? बिल्कुल नहीं। आइए हम शुरू करते हैं सीएबी कानून और एनआरसी के तहत आखिर में क्या हासिल हो रहा है। सीएबी के तहत इंडियन सिटीजनशिप अब दी जाएगी 2014 से पहले से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन मजहब के मानने वालों को। कहने के लिए तो यह कानून पड़ोसी मुल्कों की माइनॉरिटीज की मदद के लिए है, लेकिन आप गौर करें, इसमें कई सवाल उठते हैं। सबसे पहला सवाल, 2014 के बाद वालों का क्या? उनके लिए कोई प्रोविजन क्यों नहीं है? क्यों ना रेफ्यूजी कन्वेंशन जो हुए हैं 1951 में, 1967 में, और ये सारी कंट्रीज जो आप देख रहे हैं ग्रीन में, ये सब सिग्नेटरीज है इस रेफ्यूजी कन्वेंशन में। इंडिया सिग्नेटरी नहीं है। इस टाइप के कोई कानून को क्यों नहीं लाया जाता? सेकंड, इंडिया के जो दूसरे पड़ोसी मुल्क है वहां के रेफ्यूजीज को क्यों नहीं लिया जा रहा है? नंबर 3, ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग कानूनों के तहत हर साल रेफ्यूजी माइनॉरिटीज को इंडियन सिटीजनशिप दी जाती है। तो फिर क्या हासिल हो रहा है? आइए देखते हैं। गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया है कि नेशन वाइड एनआरसी लॉन्च किया जाएगा। सेंटर ने स्टेट्स को यह डायरेक्शन दिया है कि डिटेंशन सेंटर्स बनाए जाए। असम में तो यह बड़ा डिटेंशन सेंटर जो आप देख रहे हैं ऑलरेडी बनाया जा चुका है। महाराष्ट्र और कर्नाटका में भी अंडर प्रोसेस है। असम में जब एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस की एक्सरसाइज हुई तो पाया गया कि 19 लाख से ज्यादा लोग हैं जो क्वालिफाई नहीं हुए, जो लिस्ट में नहीं आए। अब बताया जाता है कि इन सारे लोगों में से जो लोग ये 6 मजहब के मानने वाले हैं उन्हें सीएबी के तहत सिटीजनशिप मिल जाएगी। बचेगा कौन? मुस्लिम्स। लेकिन इसमें भी चंद सवाल है। जो इन 6 मजहब के मानने वालों को सिटीजनशिप दी जाएगी तो इंडिया में कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके तहत उन्हें सिटीजनशिप दी जाएगी। उन्हें यह कहना होगा कि हम पाकिस्तान से हैं, या हम अफगानिस्तान से, या हम बांग्लादेश से हैं। इसमें सवाल यह है कि वो डॉक्यूमेंट्स कैसे लाएंगे वहां के, और क्या वो ये पसंद करेंगे, प्रेफर करेंगे कि उनका कनेक्शन दूसरे मुल्कों से हो। और कल जाके अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाए और सवाल उठाया जाए उसके ओरिजिन के ताल्लुक से, उसके रेफ्यूजी स्टेटस के ताल्लुक से, तो क्या होगा? तो बचेगा कौन? आइए मुस्लिम्स के बारे में देखते हैं। मुस्लिम्स को अपनी सिटीजनशिप साबित करना होगा पिछले सिटीजनशिप लॉज के तहत। पिछले कानूनों की एक समरी आपकी स्क्रीन पर है, मैं इसे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो हम देखते हैं कि सारे के सारे जो सिटीजनशिप लॉज है और उसके पास्ट और फ्यूचर अमेंडमेंट्स, ये सब अप्लाई होंगे तो किस पर अप्लाई होने वाले हैं? मुस्लिम्स पर। हो सकता है कि किसी शख्स के पास करंट पेपर्स हो, करंट राशन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो, लेकिन पुराने पेपर्स किसी भी वजह से ना हो तो उसकी सिटीजनशिप कैंसिल कर दी जाएगी। उसे डिटेंशन सेंटर्स में भेजा जाएगा जैसे कि बताया जा रहा है। और उसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा ये बात अभी तो वाज़ेह नहीं है। इस कानून के ताल्लुक से मैं आपके सामने 10 बातें रखना चाहता हूं सोचने के लिए। सबसे पहली बात, ये नाइंसाफी है। एक मुल्क के रहने वाले सारे के सारे लोगों पर कानून बराबर नाफिज होना चाहिए। नंबर 2, इंडिया की जंग आजादी में मुस्लिम्स, हिंदूज सब ने मिलकर लड़ाई की, सबका हक है इस कंट्री पर। पॉइंट नंबर 3, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत यह मुल्क बना, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम रहते हैं यहां, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में इंश्योर किया गया है कि कोई टाइप का डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग धर्म के मानने वालों के साथ नहीं होगा। आप खुद बताओ कि क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वफादारी हो रही है? पॉइंट नंबर 4, जब डिटेंशन सेंटर्स में लाखों लोगों को रखा जाएगा, और कितनी तादाद होगी हम लोग खुद समझ सकते हैं, जब सिर्फ असम के अंदर 19 लाख लोग हैं जो एनआरसी लिस्ट में नहीं है, और फाइनल सारे अपील्स वगैरह के बाद अगर मान लीजिए 2.5-3 लाख लोग भी रहे, तो एक अंदाजा मिलता है कि पूरी कंट्री में से कितने लोग मिलने वाले हैं। लोग कह रहे हैं कम से कम 1 करोड़ लोग मिलेंगे। तो आप खुद सोचिए, क्या कोई मुल्क इन्हें कबूल करने वाला है?
आप खुद देख सकते हैं कि बांग्लादेश ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुका है कि ये इंडिया का इंटरनल मामला है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कह चुके हैं एनआरसी विल नॉट इंपैक्ट बांग्लादेशीज। अब आप सोचिए कि 1 करोड़ लोगों को अगर डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाएगा तो कॉस्ट कितना आने वाला है। उतने लोगों को खाना ही खिलाना, उनके लोगों के लिए सारे प्रोविजंस करना, और आप खुद देखिए कि ऐलान किया जा रहा है कि ये डिटेंशन सेंटर्स में हॉस्पिटल्स भी होंगे, स्कूल्स भी होंगी। आप इस चार्ट में कंपैरेटिव एनालिसिस देख सकते हैं कि क्या कॉस्ट होता है एक शख्स को प्रिजन में रखकर उसको मेंटेन करने के पीछे। दुनिया के अलग अलग कंट्रीज का कॉस्ट दिया हुआ है, उसके कंपैरिजन में हमारी कंट्री इंडिया का कॉस्ट भी है। आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट में इंडिया का कॉस्ट सबसे कम है। लेकिन अगर इस रिपोर्ट के हिसाब से भी देखें, एनसीआरबी के मुताबिक एक प्रिजनर का कॉस्ट 4 लाख रुपए है साल का। एक प्रिजनर के पीछे सारे खर्चे मिलाकर अगर 4 लाख रुपीस का खर्चा है तो 10 लाख के पीछे कितना होगा? 10 लाख के पीछे 4 लाख करोड़। 4 लाख करोड़ किसे कहते हैं? क्या आपको पता है कि हमारा हेल्थ बजट 52,800 करोड़ है। 52,000, यहां 4 लाख करोड़ की बात हो रही है। और आपको पता है कि अगर वो टारगेट 1 करोड़ का टारगेट अगर हो गया, 1 करोड़ लोगों को डिटेंशन कैंप में रखने का कॉस्ट 40 लाख करोड़ है। हमारा साल भर का बजट एक्सपेंस 25.3 लाख करोड़ है। आप खुद सोचिए कि डिटेंशन सेंटर्स बनाने का भी कॉस्ट होता है, और खुद एनआरसी की एक्सरसाइज करने में कितना खर्च है। असम के अंदर 52,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को लगाया गया 10 साल की मुद्दत के लिए। उसके अंदर 1220 करोड़ का खर्चा हुआ, तब जाके एनआरसी की एक्सरसाइज पूरी हुई। पूरी कंट्री में किया जाएगा तो कितना मेजर एक्सपेंस है। उसके बाद मिलेगा क्या? डिटेंशन सेंटर्स। उसमें क्या होंगे? इतने सारे लोग भरे हुए होंगे। आप खुद सोचो कि ये सारे लोग आज अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अमन के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। आज उन्हें वहां रखकर अगर हम उनकी जिंदगी डिस्टर्ब करके उन्हें डिटेंशन सेंटर्स में जा रहे हैं, तो हमारा अगला पॉइंट ये है कि ऐसे लोग जो वहां रहेंगे, कहा जाता है एन आइडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। जो लोगों की आजादी छीन ली गई है, उन्हें कैद में रखा गया है, उनकी प्रॉपर्टी ले ली गई है। आप खुद सोचिए कि ये लोग क्या कर सकते हैं, कितना बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए बन सकते हैं। क्या कहीं हम अपने दोस्तों को भी दुश्मन तो नहीं बना रहे हैं? जो लोग इस मुल्क में सालों साल से रहते थे, इस मुल्क को अपना मुल्क समझते थे, उनसे कहा जाए कि ये मुल्क तुम्हारा नहीं है, तुम इस मुल्क के सिटीजन नहीं हो। अगला पॉइंट, आज हमारे कंट्री को किस चीज की जरूरत है? आज हमारी कंट्री को डेवलपमेंट की जरूरत है, जॉब्स की जरूरत है, ग्रोथ की जरूरत है, प्रोग्रेस की जरूरत है। इस तरह नहीं, इस तरह तो हम अपनी माइनॉरिटी, वो भी इतनी बड़ी माइनॉरिटी को डिस्टर्ब करके इस कंट्री की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। यहां पर हम सबको मिलकर कंट्री के प्रोग्रेस के लिए, सारे लोगों को, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को एनआरसी एक्सरसाइज पे नहीं लगाना है, हम सबको मिलकर कंट्री के प्रोग्रेस पर वर्क करना है। अगला पॉइंट, आप सोचें कि आपका कोई मुस्लिम नेबर है, कोई दोस्त है, कोई साथी है। सोचो अब तक वो इंडियन सिटीजन था, उसके पास डॉक्यूमेंट्स थे, किसी वजह से अगर वो प्रूव नहीं कर पाया कि उसके पास अर्लियर डॉक्यूमेंट्स है, और उसे अगर डिटेंशन सेंटर में भेजा जाता है, क्या हम में से कोई भी ये चाहेगा? अगला पॉइंट, अगर आप इंसाफ का साथ नहीं दोगे तो याद रखें, हो सकता है आपकी बारी अगली है। हो सकता है कि आपका मजहब भी अगली लिस्ट में कट आउट हो जाए, आपकी कास्ट कट हो जाए, आपकी लैंग्वेज कट हो जाए, आपका स्टेट कट हो जाए। तो भले ही आपने लॉ नहीं बनाया, लेकिन आपकी खामोशी की वजह से आप खुद पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। डोंट बी अ साइलेंट स्पेक्टेटर, अदरवाइज यू आर नेक्स्ट। और आखिरी बात, आपका और मेरा मालिक एक ही है। हम सब मरने के बाद वापस जाने वाले हैं उसी के पास। अपनी मर्जी से ना दुनिया में आए थे, ना अपनी मर्जी से जाने वाले हैं। ये दुनिया की जिंदगी एक परीक्षा है, इम्तिहान है, ये एक एग्जाम है। हम ऊपर वाले को क्या जवाब देंगे? मेरे भाइयों मेरी बहनें, मैं आप सबको उभारूंगा, जिस तरह से हम सब पूरे मुल्क ने मिलकर कोशिश की, एक अवेयरनेस फैली, और अवेयरनेस फैलने की वजह से एक निर्भया केस के अंदर हम देखते हैं कि रेप लॉज, कई सारे कानून, कई सारी चीजें, बजट्स वगैरह क्रिएट हुए और काफी सारे स्टेप्स लिए गए। हम सब मिलकर कोशिश करें, इस ताल्लुक से भी एक फेयरनेस वाला, इंसाफ वाला, जस्टिस वाला, भलाई वाला सिस्टम मिलकर जरूर लाया जा सकता है। मैंने ये सब बातें इस कंट्री की खैर खाई के साथ आप सबके सामने रखी। फैसला आपका है, हम सबको सोचना चाहिए इस कंट्री के प्रोग्रेस के ताल्लुक से, इस कंट्री के फ्यूचर के ताल्लुक से। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमें इस तरह की और वीडियोस बनाने में हमारा साथ दें। जरूर i+ TV को डोनेट करें।
इस वीडियो में जो बात मैंने आपके सामने रखी उस ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है? आपके ख्यालात ज़रूर बताएं हमें कमेंट्स बॉक्स में। और इस तरह के कौन से टॉपिक्स आप चाहते हैं कि हम लोग कवर करें, वो टॉपिक्स भी हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। इसी के साथ इजाज़त लूँगा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।